चलिए बच्चों, तो ध्यान देंगे। सेकेंड डे सेंटर ऑफ मास। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक है हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट बॉडी एंड थर्ड है हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रंकेटेड बॉडीज। ठीक है, तीनों में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट आते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का मतलब क्या है। जब कोई ऑब्जेक्ट है उसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे रॉड हो गया, डिस्क हो गया, इसे मास हमारा पूरे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करेंगे, ये सारे टॉपिक इस टॉपिक में देखेंगे। और सेकेंड है सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंपोजिट बॉडी, मतलब एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट अगर नियर बाई रखे हो, एक के ऊपर रखे हों, एक के ऊपर दूसरा रखा हो, तो उस तरह के ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करेंगे। एंड थर्ड है हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रंकेटेड बॉडीज़। ट्रंकेटेड बॉडीज़ कहने का मतलब है एक ऑब्जेक्ट में से अगर हम कुछ मास को निकाल लेते हैं तो बचे हुए ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज। चलिए इस पे ध्यान देंगे। चलिए पहला आते हैं, इसमें जो फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, जैसे हम पहले फॉर्मूला यूज़ किया करते थे एक्सीएम इज इक्वल्स टू m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई टोटल मास। सिमिलरली यहाँ भी सेम टाइप का ही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे इंटीग्रेशन के साइन आ गए। वो हमारा पॉइंट मासेस के लिए एप्लीकेबल था, यहाँ हमारा कंटिन्यूअस बॉडी है, मास डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द बॉडी, इसलिए हम यहाँ पे इंटीग्रेशन प्रोसेस लगाकर फाइंड करेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम डिवाइडेड बाई टोटल मास, यानी डीएम का इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल मास आ जाएगा। वाई सी एम सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम डिवाइडेड बाई टोटल मास। जेड सी एम इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी एम डिवाइडेड बाई टोटल मास। और सिमिलरली हम कह सकते हैं आर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, तो क्या हो जाएगा आर डी एम अपन टोटल मास। तो इस तीनों फॉर्मूलों का हम यूज़ करेंगे। आते हैं, देखते हैं, देखेंगे कैसे कैसे हम फॉर्मूलों का यूज़ करने वाले हैं, तो समझते हैं हम इसमें। नेक्स्ट आते हैं चलिए इसमें आते हैं लीनियर मास डेंसिटी। तो सबसे पहला आते हैं लीनियर मास डेंसिटी होता क्या है। देखिए लेमडा हमारा क्या है, लीनियर मास डेंसिटी, यानी मास हमारा लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो मास पर यूनिट लेंथ को हम लीनियर मास डेंसिटी कहते हैं, जिसको लेमडा से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो डीएम एलिमेंट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, लेमडा इंटू डी एक्स, स्मॉल एलिमेंट से लेमडा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डीएम एलिमेंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा एक क्वेश्चन है, एक रॉड दे रखा है जिसका लीनियर मास डेंसिटी लेमडा की वैल्यू दे रखी है a प्लस बी एक्स के जी पर मीटर। ठीक है, अब हमें बोला है इस रॉड का सेंटर ऑफ मास आप फाइंड करें। तो ध्यान देंगे यहाँ पे हमने डीएम कैसे निकालना है, डीएम इज इक्वल्स टू, यहाँ आप देख सकते हैं डीएम इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू डी एक्स करेंगे। लेमडा की वैल्यू हमने पुट कर दिया a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। अब आते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या था बेटा, एक्स डी एम डिवाइडेड बाई डी एम, यानी टोटल मास। नीचे लेंगे हम फॉर्मूले में पुट करते हैं सारे डाटा और इसको इंटीग्रेट करेंगे, देन ईजिली वी कैन अचीव द आंसर। सो देख सकते हैं हमने एक्स डी एम की जगह क्या पुट कर दिया, एक्स डी एम की जगह जो हमारा फॉर्मूला है a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स हमने एज इट इज़ पुट कर दिया है। और नीचे केवल डी एम का इंटीग्रेशन था तो डी एम में a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स एज इट इज़ पुट कर दिया। अच्छा, अब इसकी लिमिट कैसे डिसाइड करेंगे, तो जो हमने ओरिजिन डिफाइन किया है, ओरिजिन से लेंथ रॉड की कितनी है l, यानी इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ हो गई 0 टू l, इसलिए हमने लिमिट 0 टू l ले लिया है। नाउ इंटीग्रेट एंड वी विल गेट द आंसर। क्लियर, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट समझते हैं थोड़ा सा। कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है, वो चीज़ें क्या क्या हैं वो समझते हैं। पहला है सेमी सर्कुलर रिंग। तो सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करता है, तो बेटा सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास हमेशा 2r/π पे लाई करता है ओरिजिन से। ठीक है, ये हमें याद रखना है, इसके डेरिवेशंस भी हम देखेंगे आगे चल के, बट अभी हमें याद करते चलना है। सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है 3r/8 पे, ओरिजिन से 3r/8 पे। कहाँ से लाई करता है ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, तो ये जो सेंटर है इसका O, वहाँ से आपका 3r/8 पे लाई करेगा। सेमी सर्कुलर डिस्क का कहाँ होता है बेटा 4r/3π पे लाई करता है। तो आई थिंक ये तीनों ही याद हो गए होंगे।
सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास 2r/π, सॉलिड हेमिस्फीयर का 3r/8, सेमी सर्कुलर डिस्क का 4r/3π। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट देखते हैं हेमिस्फेरिकल सेल। हेमिस्फेरिकल सेल का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करता है, r/2 पे। सॉलिड कोन का कहाँ पे लाई करेगा, h/4 पे। और हॉलो कोन का कहाँ लाई करेगा, h/3 पे। सॉलिड कोन का कहाँ करेगा, h/4 पे। हॉलो कोन h/3। हेमिस्फेरिकल सेल r/2। इसको जब आप 4-5 बार पढ़ेंगे ऑटोमेटिक याद होता चला जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप फोकस करेंगे। सर्कुलर आर्क। सर्कुलर आर्क करने का मतलब क्या है, एक जो रिंग होता है इसका एक छोटा सा पार्ट। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो इसका ओरिजिन है उस पर ये एंगल कितना बना रहा है, 2 थीटा। तो हमें फॉर्मूले में एंगल कितना यूज़ करना है, उसका हाफ थीटा, यानी एक्सियम। आप देख सकते हैं फॉर्मूला हमने क्या यूज़ किया बेटा, r sin थीटा डिवाइडेड बाई थीटा। सिमिलरली सर्कुलर प्लेट हो, सेक्टर ऑफ सर्कुलर प्लेट, यानी एक सर्कुलर प्लेट था उसका एक छोटा सा पार्ट हमने कट करके निकाल लिया है, जो कि एंगल सेंटर पे कितना बना रहा है, 2 थीटा। फॉर्मूले में हमें एंगल कितना लेना है बेटा, थीटा। बच्चे अक्सर गलतियाँ यहीं पे करते हैं, तो आप यहाँ पे फोकस करेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 2r sin थीटा बाई 3 थीटा। क्या है, 2r sin थीटा बाई 3 थीटा। ठीक है, एक दो बार और इसको रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको याद हो जाएगा। सर्कुलर आर्क का फॉर्मूला क्या है बेटा, r sin थीटा बाई थीटा। सर्कुलर आर्क r sin थीटा बाई थीटा। और सर्कुलर प्लेट, सेक्टर ऑफ सर्कुलर प्लेट क्या है, 2r sin थीटा बाई 3 थीटा। अब इसका यूज कैसे करेंगे उस पर आते हैं। सो ध्यान दीजिए, जैसे सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है तो ये टोटल एंगल कितना बना रहा है बेटा, 2 थीटा बना रहा है। ठीक है, एक कंप्लीट सर्कल होता तो रिंग होता तो कितना बना रहा है, 360। तो ये कितना बना रहा है, 180 डिग्री, यानी 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो हम यहाँ से कह सकते हैं थीटा की जो वैल्यू होगी वो हमारी π/2 रेडियन हो जाएगी। नहीं, तो YCM का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, हमने यहाँ पे YCM क्यों लिया है, क्योंकि हमारा जो सेमी सर्कुलर रिंग है वो y एक्सिस के अलोंग प्लेस्ड किया गया है। ठीक है, इसलिए हमने YCM लिया है। और ये हमारा क्या होगा, ओरिजिन मान लेते हैं। तो YCM का फॉर्मूला क्या, r sin थीटा बाई थीटा, जो हमारा एज इट इज़ फॉर्मूला था वही यूज़ करेंगे। थीटा की जगह कितना यूज़ करेंगे, π/2। तो ध्यान दें, r sin π/2 और डिवाइडेड बाई π/2। एंगल हमें हमेशा रेडियन में ही यूज़ करना है, डिग्री में नहीं यूज़ करना है। नाउ sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1। सो यू विल गेट द आंसर YCM 2r/π। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके सेमी सर्कुलर रिंग हो, क्वार्टर रिंग हो, या किसी भी एंगल का 120 डिग्री का हो, तब भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। बस हमें ध्यान कितना रखना है कि जो एंगल टोटल होगा उसका हाफ एंगल हमें फॉर्मूले में यूज़ करना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आइए क्वेश्चंस पे आते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस पे 3 मासेस 2 kg, 3 kg, 4 kg रखा हुआ है। ठीक है, तो अब हमें इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हमें तो सबसे पहले एक्सिस डिफाइन करनी है, ओरिजिन डिफाइन करनी है। नेक्स्ट क्या करना है, तीनों वर्टिसेस का हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। बस इतना काम अगर आपने कर लिया तो उसके बाद तो हमें क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं करने के लिए, ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो ध्यान दीजिए, ये सारे क्या है बेटा, पॉइंट मासेस हैं। पॉइंट मासेस के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 एज इट इज़ xyz के लिए हम यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने कोऑर्डिनेट तीनों ही पॉइंट्स का निकाल लिया है। तो एक्सियम कितना हो जाएगा बेटा, मास इंटू एक्स कोऑर्डिनेट, तीनों का सम डिवाइड बाई टोटल मास। तो आप देख सकते हैं 2 kg का एक्स कोऑर्डिनेट कितना था, 0, तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1, 4 kg वाले का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 1 डिवाइडेड बाई टोटल मास, जो कि हमारा टोटल मास कितना है, 9। तो इस तरीके से हम एक्सियम निकाल लेंगे। एंड द सिमिलरली फॉर द YCM एंड यू विल गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मासेस। तो ये हम किसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पॉइंट मासेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं।
चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगर कंपोजिट बॉडी है तो इसका सेंटर ऑफ मास हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ध्यान देंगे अब, कंपोजिट बॉडी में क्या है, एक हमारा स्क्वायर प्लेट है और एक हमारा डिस्क है, दोनों नियर बाय रखे हुए हैं। जहाँ पे हम क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सरफेस मास डेंसिटी दोनों का क्या है, सेम। तो हमें इसका सेंटर ऑफ मास बताना है, हमें कोऑर्डिनेट नहीं डिफाइन किया रहता है, तो हमने कोऑर्डिनेट को अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर लिया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्क्वायर प्लेट का जो सेंटर था उसे हमने ओरिजिन मान लिया है और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डिफाइन कर दिया है। अकॉर्डिंग टू दैट हमने दोनों का सेंटर का कोऑर्डिनेट लिख दिया, तो स्क्वायर प्लेट का तो 0 0 हो जाएगा और रेडियस हमारा सर्कुलर प्लेट का ए ही था, तो हमने फॉर्मूला यूज़ कर दिया। तो इस तरह का ऑब्जेक्ट अगर हो, मास ना दे रखा हो, तो इसके लिए सबसे बेस्ट फार्मूला है एक्सीएम के लिए क्या यूज़ कर लेंगे बेटा, a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। अगर दो ऑब्जेक्ट नियर बाय रखे हुए, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, तो इसका यूज़ कर लेंगे। और अगर इसमें से कुछ मास निकाले जाते जो कि ट्रंकेटेड ऑब्जेक्ट होता, तो ये प्लस साइन क्या हो जाता, माइनस में कन्वर्ट हो जाता बस। तो फॉर्मूले में केवल क्या हो जाता है, a1 x1 माइनस a2 x2 डिवाइडेड बाई a1 माइनस a2। तो यहाँ पे तो कट करके नहीं निकालने, कंपोजिट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे। तो ध्यान दीजिए, पहले स्क्वायर प्लेट का एरिया कितना हो जाएगा, साइड का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर इंटू उसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 प्लस डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर यानी पाई ए स्क्वायर इंटू उसका डिस्टेंस कितना 2a, तो 2a लिख दिया डिवाइडेड बाई दोनों के एरिया का सम। नाउ सॉल्व इट एंड यू विल गेट 2 पाई ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस पाई। तो इन दिस वे वी कैन इजिली फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट बॉडी। तो कंपोजिट बॉडी के लिए सबसे आसान तरीका है, एक बार फिर से फॉर्मूला याद कर लिया हम। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। सिमिलरली अगर वाई कोऑर्डिनेट भी होता तो क्या करते हैं हम, a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रंकेटेड ऑब्जेक्ट। तो ध्यान दीजिए, ट्रंकेटेड ऑब्जेक्ट का कैसे निकालेंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है, एक डिस्क दे रखा है और उसमें से एक छोटा सा डिस्क कट करके निकाल लिया है। ठीक है, जो कि डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। तो अब देखिए, अभी अभी हमने फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूले में चेंजेस क्या हो जाएंगे, केवल साइन चेंज कर जाएगा, प्लस की जगह हम माइनस का यूज़ करने वाले हैं। तो आप एक्सीएम का फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, a1 x1 माइनस a2 x2 डिवाइडेड बाई a1 माइनस a2। तो अब देख सकते हैं आप, एक्सीएम हमने ओरिजिन डिफाइन कर दिया, एक्सिस डिफाइन कर दिया है। तो बड़ा वाला जो डिस्क था उसका तो सेंटर ऑफ मास इनिशियली कहाँ पे लाई कर रहा होगा, 0 0 पे, और जो हमने कट करके निकाला है उसकी सेंटर कहाँ पे हो जाएगी बेटा, r/2 0 पे। यानी एक्सीएम में फॉर्मूला यूज़ कर दीजिए, तो बड़े वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू उसका कोऑर्डिनेट 0 माइनस छोटे वाले का एरिया का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाई 4, r/2 था यानी r/2 का स्क्वायर करेंगे तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, इंटू उसका पोजीशन r/2 डिवाइड में एरिया का डिफरेंस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो अब इसे सॉल्व करें तो आपका आंसर निकल के आएगा एक्सीएम माइनस r/6। यानी हम यहाँ से देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, लेफ्ट साइड में लाई करेगा एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को ट्रंकेटेड ऑब्जेक्ट में ही आता है और ये हमारे नीट के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो इस पे आप ज़्यादा फोकस करें। नेक्स्ट आते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ट्रंकेटेड ऑब्जेक्ट का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस जनरली आ जाते हैं, हर 1-2 साल पे रिपीट कर देता है नीट एग्जाम में। तो ध्यान देंगे, अब हमारे पास एक और डिस्क था बड़ा वाला जिसका रेडियस ए दे रखा था, छोटे वाले जिसको हमने कट करके बाहर निकाला है उसका रेडियस बी है और उसकी सेंटर की पोजीशन बड़े वाले के सेंटर से सी है। ठीक है, तो हमें रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन फाइंड करना है। कैसे करेंगे, तो बेटा ये भी ट्रंकेटेड ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है। तो हम क्या करेंगे, एक्सीएम इज इक्वल्स टू a1 x1 माइनस a2 x2 डिवाइडेड बाई a1 माइनस a2 एज इट इज़ यूज़ करेंगे। तो ध्यान दीजिए, बड़े वाले का एरिया कितना है बेटा, पाई ए स्क्वायर इंटू 0 पोजीशन माइनस छोटे वाले का एरिया कितना, पाई इंटू बी ए स्क्वायर इंटू उसका पोजीशन क्या है एक्स सी, तो इंटू सी डिवाइडेड बाई पाई ए स्क्वायर माइनस पाई बी ए स्क्वायर एरिया का डिफरेंस। तो अब यहाँ से पाई कॉमन लेके आपका कैंसिल ही हो जाएगा। फर्स्ट टर्म जो पाई ए स्क्वायर इंटू 0 था वो तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग आंसर कितना आया, माइनस बी स्क्वायर सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो इस तरीके से हम ईजी वे में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ट्रंकेटेड ऑब्जेक्ट का बाय यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट देखें। आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डे 3 में कि आगे और क्या क्या हम देखने वाले हैं। बट हर टॉपिक में हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। तो अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हों तो आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे का वीडियो मिलता रहे टाइम टू टाइम।